Good evening everyone and welcome to this channel. So in today's video we will discuss about the two capital market related companies जिनके Q3 के results आए. First is Angel One and the second one is Anand Rathi Wealth Management Services. तो इन दोनों कंपनियों के Q3 के नंबर्स को समझेंगे. कॉन कॉल में इन दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट में क्या कहा, आने वाला आउटलुक कैसा रह सकता है. स्पेशली आप पिछले कुछ समय से देख रहे हो कि मार्केट में जो एक ब्रूटल फॉल आया था स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में. तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऐड companies which are consistently growing and to cut your positions where the results are showing some signs of issue and the worriness in the market. And especially as you all know, मैंने अपने बहुत पहले सारे वीडियोस में कहा है कि जो भी कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो कंपनीज होती है, whether it is a broking, whether it is a wealth management services, all these BSEs, NSEs, all these companies is linked to the market. अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो ये कंपनियां भी अच्छी परफॉर्म करती है. और इसका सबसे अच्छा रीज़न आप Q3 के एंजल वन के रिजल्ट्स में देखोगे. यही रिजल्ट आप आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के सर्विसेज में दिखोगे कि जहां पर धीरे धीरे जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो कम हो रहा है और उनके जो क्लाइंट एडिशन है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है. और इसमें ऐड करने के लिए सेबी ने बहुत सारे रेगुलेशंस भी लगाए हैं, एक्सपायरीज को कम किया. ये जो एंसिलरी इनकम उनको एनएससी की तरफ से मिलता था या बीएससी की तरफ से मिलता था जिसमें भी वृद्धि कम हुई है, जिसका सारा इम्पैक्ट ये Q3 के रिजल्ट्स में हमें देखा गया है. इट्स वंडरफुल टू सी हाउ अ वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी का एक टाइम होता है जहां पर आप बहुत पैसे बना सकते हो. जहां पर मार्केट जो था 2021 में जब एक कोविड के बाद उभरता हुआ नजर आया था, वहां से आप एंजल वन जैसे स्टॉक को देखो, बहुत अच्छा परफॉर्म किया. वेल्थ मैनेजमेंट में देखो, नोवाम वेल्थ हो, HDFC एसेट मैनेजमेंट हो, आदित्य बिरला हो, बहुत सारी जो कंपनी है एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज में काम करने वाली हो या कैपिटल मार्केट में हो, जीरोधा की जर्नी आप देखो. द मोर एक्सपायरीज विज देयर, द F&O ट्रेडिंग का गेम बहुत इंडिया में बहुत ज्यादा तरीके से खेला जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते थे, नंबर ऑफ यूजर बढ़ गए, एंजल वन गांव गांव तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ हुई थी. लेकिन अभी ये हो रहा है कि इनका जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो कम हो रहा है. नए नए क्लाइंट एडिशन का रेट ऑफ चेंज है वो भी कम हो रहा है और इनके रेवेन्यू के नंबर्स पे वो दिख रहा है. इनका जो मार्जिन है, इबिटा मार्जिन, वो भी रिड्यूस हो रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें इन कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज में होती है. तो जैसे मैंने कहा है कि मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा इन सारी कंपनियों में एक उभार आएगी. लेकिन यू नीड टू सी कि ये जो रेगुलेशंस ऑफ द सेबी है ये एंजल वन जैसे स्टॉक के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालते हैं. इसलिए यू नीड टू बी ऑलवेज केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज, बिकॉज ये एक सिक्लिकल काइंड ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस है. लाइक सीमेंट सेक्टर हो, लाइक द इंफ्रा रिलेटेड कंपनी, इस तरीके से भी इसमें देखा जाए. क्योंकि मैं कुछ इस कंपनी को 5-6 क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ. इट इज ऑलवेज बीन ग्रेट परफॉर्मर. 39% की ग्रोथ की थी Q2 और Q2 में मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर और दैट वाज फैंटास्टिकली वेल. ये एसेट अंडर मैनेजमेंट में जा रहे थे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे थे. इन्होंने SIP का एक ट्रांजैक्शन शुरू किया था अपने एंजल वन सुपर ऐप पे. तो ऑल दिस थिंग्स वाज डूइंग फैंटास्टिकली वेल. लेकिन जैसे ही सेबी के रेगुलेशंस आने लगे उसकी वजह से स्टॉक में ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा और वो तो अपने रेवेन्यू में देख रहा है. तो थोड़ा इसके रेवेन्यू के नंबर्स के समझेंगे. मैंने यहाँ पर एक स्लाइड प्रेजेंट की है एंजल वन के बारे में. तो आप अगर देखोगे एंजल वन के अभी जो क्लाइंट एडिशन है वो 7.4% से बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर. टोटल क्लाइंट बेस जो है वो 3 करोड़ के आसपास है. 29.5 मिलियन मतलब 3 करोड़ के आसपास इनका एक्टिव बेस है. NSE के ऊपर जो एक्टिव क्लाइंट बेस है उसमें भी 5.5% की वृद्धि हुई है, 7.8 मिलियन है. तो ये जो दोनों ट्रिगर है वो अच्छे हैं एंजल ब्रोकिंग के लिए. हालांकि अगर पॉजिटिव मुझे निकालना हो इस पूरे Q3 के अपडेट में तो ये दोनों चीजें अच्छी है, क्योंकि इतने खराब सेंटीमेंट में भी इनका जो NSE का एक्टिव क्लाइंट बेस है वो 5.5 मिलियन था Q2 में, जो बढ़ के थोड़ा सा 7.8 मिलियन हुआ है. तो 5.5% की ग्रोथ वहां पर देखी गई है. लेकिन यू सी द ट्रांजैक्शनल मैट्रिक्स, देयर आर द 4 types of things. One is the client acquisition matrix, the other one is the active client matrix, the third one is transactional matrix, one is the financial market. Client acquisition markets में आप देखोगे, the important thing I want to highlight here is कि 30% की डिक्लाइन हुई है ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन में. मतलब ये जो नए क्लाइंट अपने ऑनबोर्ड करते हैं एंजल वन में, इसमें 30.3% की डिक्लाइन हुई है. 2.1 मिलियन का आंकड़ा है, करीब 21 लाख तक यूजर इन्होंने अभी उनकी यूजर्स हैं, तो वो कम हुए हैं. मतलब लोगों ने नया रेट ऑफ एडिशन जो है एंजल वन की तरफ से वो कम हुआ है. अभी भी ये सेकंड रैंक है, मतलब जीरोधा के बाद इनका ही नंबर आता है कि NSE के ऊपर जितने भी एक्टिव क्लाइंट हैं इसमें इतना नंबर दो नंबर के पोजीशन पे आता है. शेयर इन NSE एक्टिव क्लाइंट बेस भी उनका 15.5 है, वो भी अच्छा है. वो अगर आप देखोगे शेयर इन इंडियाज डीमैट अकाउंट 15.9% से हुआ है.
तो मतलब क्लाइंट एडिशन अभी भी मुझे लगता है रीजनेबली ठीक है, एनएससी क्लाइंट बेस भी रीजनेबली ठीक है, लेकिन व्हेन यू गो टू द ट्रांजैक्शनल मैट्रिक्स आपको एक समझना पड़ेगा कि एंजल ब्रोकिंग का सबसे ज़्यादा बिजनेस एफएनओ से आता है। एफएनओ से अभी भी उनका 70% का बिजनेस आता है, तो रेस्ट उनका एंसिलरी बिजनेस हो गया या म्यूचुअल फंड बिजनेस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हो गया, नई एसआईपी के जो उनके ट्रांजैक्शनल वैल्यूज मिलते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वेल्थ सर्विसेज में एंटर कर रहे हैं, वहां से उनको बहुत कम बिजनेस आता है। तो इनका बहुत सारा जो बिजनेस है वो मार्केट लिंक्ड है, मतलब मार्केट में जितने लोग एफएनओ ट्रेडिंग करेंगे उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू की तरफ से पैसा एंजल वन की तरफ आएगा। मतलब लगभग 3 करोड़ इनके लोग हैं, तो नॉर्मली इनको बहुत सारा रेवेन्यू, हर एक क्लाइंट ने अगर एफएनओ ट्रेडिंग ज़्यादा की तो वहाँ पर उनको बहुत सारा फायदा मिलता है। लेकिन आपने अगर देखा होगा सेबी ने बहुत सारे ये जुआ की तरफ से बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके लिए सेबी ने कहा है कि इसकी जो मार्जिन था पहले, अगर मान लो कि आप बैंक निफ्टी या निफ्टी का एक लॉट अब सेल करते थे, वहाँ 1 लाख लगते थे, अभी उसने बढ़ा के 2 लाख कर दिया, तो उन्होंने लॉट साइज के लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी पहले, तो ये चीज़। दूसरी, एनएससी की तरफ से इनको जो किकबैक मिलता था, एंसिलरी इनकम मिलता था, मतलब जितने ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स ये एनएससी के ऊपर अपने एंजल ब्रोकिंग के ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शन करते थे, तो एनएससी की तरफ से जितना ज़्यादा रेवेन्यू ये ट्रांजैक्शनल एफएनओ में करते थे उतना एक परसेंटेज एनएससी की तरफ से इनको मिलता था। लेकिन सेबी ने कहा है कि ये नहीं चलेगा आगे से, हर एक जो भी डिस्काउंट ब्रोकर है उनको एक सेम तरीके से ही वहाँ पर ये मिले, मतलब कट मिलेगा। पहले वो जो भी बंदा ज़्यादा ट्रांजैक्शन वहाँ एनएससी के ऊपर लाता था, जीरोधा हो एनएससी हो, उनको पैसा मिलता था किकबैक की तरफ से, लेकिन वो अभी सेबी ने पूरा उठा दिया है। नाउ सेबी हैज ऑल्सो कर्ब्ड द नंबर ऑफ एक्सपायरीज। पहले आप देखोगे एफएनओ में हर एक दिन में एक्सपायरीज होती थी, लेकिन अभी जो एक्सपायरीज है मुझे लगता है मतलब हर एक एक्सचेंज को, बीएससी को और एनएससी को एक एक्सपायरी चुनी गई है। एनएससी के ऊपर अभी लगता है मुझे निफ्टी की एक्सपायरी होती है हर थर्सडे, और मंथली एक एक्सपायरी रखी गई है। तो ये जो डेली एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मुझे लगता है निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरीज थी, मिड कैप की एक्सपायरीज थी, ये सारी एक्सपायरीज को ख़त्म कर दिया गया है और एक ही एक्सपायरी के ऊपर काम अभी भी हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि एफएनओ की एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर क्या होता था कि लोग हीरो या जीरो ट्रेड करते थे और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के उम्मीद में बहुत पैसे कमा देते थे। तो इसको रोक लगाने के लिए एनएससी ने सेबी ने उनको रेगुलेशन लगा दिया है कि आप एक एक्सपायरी को हर गुरुवार को, मुझे लगता है निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो इसीलिए क्या हो गया, ट्रांजैक्शन जो होते थे एफएनओ में वो कम हो गए। और जैसे मैंने कहा कि 70% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एफएनओ ट्रेडिंग सेगमेंट, और जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे क्लियरली यू कुड सी हियर 13.8% डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो ट्रांजैक्ट हुए हैं, एवरेज डेली टर्नओवर भी 11.8% से डिक्लाइन हुआ है। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स में वो क्लियरली नज़र आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर इनका जो रेवेन्यू है वो 9.9 बिलियन INR रुपीज़ में डिक्लाइन किया है, और ये जो नंबर है वाई बेसिस के ऊपर 19% से है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर 17% से है। अभी आप पूछोगे यार वाई लेवल के ऊपर तो 19% अच्छा है ना, लेकिन नहीं, पहले ये जो कंपनी है 39% से इनका वाई बेसिस के ऊपर ग्रोथ हुआ था। इसीलिए आप देखोगे, लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, Q2 और Q2 में वाई लेवल के ऊपर 39% की ग्रोथ थी। नाउ दिस इज ग्रोथ इज अराउंड 19%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर तो डिक्लाइन किया है 17% से। तो टोटल नेट इनकम जो है वो पूरा डिक्लाइन किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर, और जिसकी वजह से इस स्टॉक का आप देखोगे ईबिटा गिरा है 30.7 से, और आप अगर देखोगे पैट और ईपीएस जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं हर एक इन्वेस्टर के लिए, आप अगर उसमें देखोगे 33% की गिरावट आई है पैट में। तो इस मैनेजमेंट में कॉनकॉल में यही कहा कि ये जो किकबैक पहले मिलते थे, एंसिलरी इनकम कुछ 210 करोड़ के आराम से मिलते थे, लेकिन वो अभी कम हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ नहीं है, और एक्सपायरीज को सेबी के रेगुलेशंस की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से एवरेज डेली टर्नओवर जो एंजल के ऊपर होता था वो कम हो गया है, जिसकी वजह से ऑल द पैरामीटर्स इज सिंकिंग डाउन। और उन्होंने कहा है कि आगे जाते हुए भी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आगे जाते हुए 1-2 क्वार्टर मुझे उनको लग रहा है कि ये जो बिजनेस इम्पैक्ट उनका होने वाला था, अगर मान लो कि उनके पास जो 3 करोड़ जैसे मतलब अकाउंट्स है, तो वहाँ से 13 या 14% उनको लगता था कि इनकम इम्पैक्ट होगा, अभी उनको लगता है 18 to 20% इनकम जो है वो इम्पैक्ट होने जा रहा है अगले आने वाले 2 क्वार्टर में। देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज। दिनेश ठक्कर जो इनके चेयरमैन है बहुत ऑनेस्ट है, उन्होंने जब भी गाइडेंस बढ़ाना था उन्होंने बढ़ाया था, लेकिन अभी नाउ दे आर टेकिंग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सेबी रेगुलेशंस और ऑल सारी चीज़ों की वजह से। नाउ
coming back to I just want to show you the next slide about them, because how they are growing now. That's the reason that they want to change their parameters from a trading company, I mean the brokering company, to a wealth management company. इसीलिए उन्होंने अभी SIP को ऑनबोर्ड किया, एंजल सुपर ऐप बनाया, वहाँ पर आप अपनी SIP को मंथली बेसिस के ऊपर चालू कर सकते हो, उसका नंबर आगे से बढ़ रहा है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए बहुत सारे लोगों को ऑनबोर्ड करना शुरू किया। अभी वेल्थ मैनेजमेंट जाएंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट में जाएंगे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का वो लोग काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देयर थिंग गोइंग फॉरवर्ड, एंड दे वॉन्ट टू डू इट एग्रेसिवली। यहाँ पर उन्होंने एक स्लाइड दिखाई जहाँ पर आप देखोगे कि यूएस में जो परसेंटेज है 39% का पैसिव AUM का परसेंटेज था, इंडिया में जो परसेंटेज है 16% है। तो इनका कहना है कि अगर हम पैसिव इन्वेस्टिंग, जैसे हम निफ्टी, बैंक निफ्टीज़ के जूनियर बीज, निफ्टी बीज लेते हैं, बहुत सारे एक पैसिव फंड बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो परसेंटेज अमेरिका में 13 है, इंडिया में 16 है। सो उनका कहना है कि इंडिया के जितनी आबादी है उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर बहुत सा बड़ा स्कोप है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एसेट अंडर मैनेजमेंट से पैट आने के लिए इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 15,000 16,000 करोड़ तक जाना पड़ता है, तब जाके कुछ पैट आता है यहाँ पर। तो इनको बहुत सारा काम करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। इन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीद तो दिखाई है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एसेट अंडर मैनेजमेंट में अभी बहुत सारी कंपनी एंटर कर रही है, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू डू बिजनेस। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर मान लो कि थोड़े बहुत भी क्लाइंट एडिशन हो गए तो भी आपको बहुत सारा किकबैक मिलता है। मान लो कि कोई अल्ट्रा HNI है, कोई 10 करोड़ कमा रहा है, और अगर आप उसको कोई पोर्टफोलियो सर्विसेज दे रहे हो, जैसे PMS सर्विसेज होती है, जहाँ पर आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो और आप उनको बोलते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करो, ये आपको इतना रिटर्न देगा। तो इसकी सारी चीज़ों की वजह से भी आप मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है AUM इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐप बना दिया तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। हाँ, एक फ़ायदा है, इनके पास 3 करोड़ के यूज़र है, जो आगे जाते हुए 6 करोड़ 9 करोड़ होंगे, तो एक ही 9 करोड़ लोगों को क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे बजाज फाइनेंस करता है, उनका डेटा बजाज फाइनेंस के पास ज़्यादा है, इसलिए बजाज फाइनेंस एक ही बंदे को बहुत सारे लोन देने की कोशिश करता है। तो सेम थिंग दैट दिनेश ठक्कर एंड द टीम एंड ट्राइंग टू डू इज लाइक, इस क्लाइंट एक्विजिशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और उनको क्रॉस सेलिंग किया जाए डिफरेंट प्रोडक्ट से, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, पैसिव इन्वेस्टिंग हो, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज से, बहुत सारी चीज़ें करने का उनका प्लान है। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस ऑल्सो, बिकॉज यू कैन नॉट रिलाई ऑन द FNO, बिकॉज एक समय के बाद अगर FNO को बंद ही कर दिया तो देन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द कंपनीज लाइक एंजल वन टू सर्वाइव गोइंग फॉरवर्ड। इसलिए आप अगर देखोगे कि स्टॉक में इतनी ज़्यादा हलचल नहीं हो रही है, 4,000 से स्टॉक 3,000 तक, मुझे लगता है 2,600 तक आया था कुछ तो। और इन्होंने सबसे बड़ी बात की है कि अपने प्रॉफिट था उसमें से 35% पे आउट जो डिविडेंड की तरफ से दिया है। तो कोई भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि कोई भी कंपनी अपनी यहाँ पर अगर डिविडेंड देती है तो उसका एक रीज़न होता है कि कंपनी अच्छी नहीं कर रही होती है, और उनको लगता है कि ये जो फॉल है कंपनी के स्टॉक में वो थोड़ा सा कम हो जाए, इसीलिए जो भी इन्वेस्टर है उनको डिविडेंड यील्ड की तरफ से देती है, पैसा देती है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमें ये सोचना चाहिए, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होना है क्योंकि ये लोग हमें डिविडेंड देते हैं। हमें इस तरीके से इन्वेस्ट होना है कि अगले 2-3-4 सालों में ये कंपनी अगर मेरे पैसे को 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना करती है तो मैं डिविडेंड से भी ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। तो ये कंपनी की स्ट्रैटेजी है, सो दैट देयर इन्वेस्टर्स स्टिक अलाइव इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज। थोड़ा सिक्लिकल तरफ से स्टॉक होते हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रॉफिट का 35% जो है Q3 का उन्होंने अपनी डिविडेंड अनाउंस किया है इस कंपनी ने। नाउ यू कैन ऑल्सो सी इन दिस स्लाइड लाइक इंक्रीमेंटल ग्रोथ। अगर मान लो कि इंडिया में अल्ट्रा HNI लोग बढ़ेंगे, हाई डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, तो इट इज़ ईजी टू कैप्चर इंडस्ट्री विच वी ऑल नो। एंड आप नुवामा के एग्जाम्पल ले लो, HDFC एसेट मैनेजमेंट ले लो, निपॉन इंडिया का ले लो, बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि इनका एक पीक आ चुका है, बिकॉज ये जो चीज़ ये बता रहे हैं ये अभी मुझे लगता है इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि 3 NBFCs को उन्होंने एक्वायर, अभी मतलब उनके साथ काम शुरू कर दिया, ICICI लोम्बार्ड हो गए, HDFC एर्गो के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने अभी काम शुरू कर दिया। अब थोड़ा नंबर्स के ऊपर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड आपको देखनी पड़ेगी। आप अगर देखोगे 44.6% के उनके मार्जिन थे, जो डिक्लाइन करके 42% के ऊपर आ गए। तो मार्जिन की डिक्लाइन हुई है, और जो रेवेन्यू की डिक्लाइन तो वो तो हुई है, बिकॉज रेवेन्यू इज़ फार इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एनी broking kind of a companies. So that you can easily see that how they are badly affecting overall
onto the situations because of the regulation. Just on this slide, you can see over clearly the 19% growth over there in terms of the revenue, और they have been 14% का EBITDA है ईयर ऑन ईयर. आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर डी ग्रोथ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो EPS है उसमें तो पूरी हवा निकल चुकी है. 8% का पैट है, तो दैट पैट इज बिकॉज डिविडेंड दिया है, बहुत सारे अदर इनकम हुए हैं, ऐप को डेवलप किया है, खर्चे बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो पैट बहुत इम्पैक्ट हुआ है. 19% की ग्रोथ भी कुछ भी नहीं है. आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट देखोगे तो बहुत बुरी तरह से पैट गिरा है, एंड जिसकी वजह से स्टॉक भी गिरा है. इस स्लाइड में आपको दिखेगा कि यू कैन सी ऑलमोस्ट 70% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द F&O, और उसमें भी बहुत सारा जो है एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो उसको पूरी तरह से निग्लिजिबल हो गए. ये पहले बहुत ज़्यादा होते थे, तो अभी ये पूरे है ही नहीं है. डिपॉजिटरी डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट में इनका अभी थोड़ा सा ज़्यादा ये है. तो आप अगर देखोगे कि रेवेन्यू सेगमेंट में भी 84% ऑफ द सेगमेंट Q3 2024 में F&O से आता था, तो वो भी अभी करेंसी से 81%, कमोडिटी से भी 81%. सो Q3 से आप Q2 कंपैरिजन करोगे तो 81%, और Q3 में जाओगे 81%. तो मतलब लगभग दिस कंपनीज मोस्टली वो कहना चाहते हैं कि मोस्टली डिपेंडेंट है कि हमारे जो F&O में जितना पैसा इनके पास आता है उनसे उनको पैसा मिलता है. नाउ यू कैन सी दिस स्टेटमेंट, जहाँ पर आप अगर देखोगे पैट में डी ग्रोथ हुई है, पैट में ग्रोथ हुई है 8.1% है, जो बहुत कम नंबर है एंजल ब्रोकिंग के हिसाब से. और उन्होंने कहा है कि ये Q3 में उनका अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 0.8 बिलियन ये Q3 24 और 1.1 बिलियन Q2 25, ये जो इनकम था ये किकबैक से आता था NSE की तरफ से, लेकिन NSE BSE की तरफ से, लेकिन अब ये नहीं आ रहा है. अगर आप इनको घटा दो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर इनकी जो डी ग्रोथ हुई है रेवेन्यूज़ में 17% की जगह वो बोलते हैं कि मतलब लगभग 10% से ही होती, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, 7-8% हमारे बच जाते हैं. लेकिन कहने का मतलब ये है कि कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं थे. हालांकि उन्होंने कहा है कि एक सिक्लिकल नेचर होता है मार्केट का, वी आर ट्राइंग टू वर्क विद दिस थिंग्स. लेकिन जब तक ये अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को पूरी तरह से वेल्थ में कन्वर्ट नहीं करते, इनका सारा जो बिजनेस है वो लगभग 50 से 60% बिजनेस एसेट अंडर मैनेजमेंट वेल्थ से नहीं आता. सो आई थिंक इट्स अ केयरफुली वॉच. इसीलिए आप देखोगे इसका जो PE है एंजल ब्रोकिंग का वो 15 के अराउंड है. तो 15 को आप अगर इनका जो मार्केट कैप 22,000 कुछ अभी बना हुआ है, तो मार्केट की प्राइस का फॉर्मूला होता है P इंटू EPS. अगर EPS ये 140 का EPS मोटा मोटी करती है और 15 से करती है तो 2200 2300 तक की प्राइस आती है. तो रीजनेबली वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन वही है कि इसकी ग्रोथ में थोड़ा सा असर आ चुका है. अनलेस ग्रोथ रिकवर्स वेल, PE एक्सपांशन होना भी मुश्किल होता है थोड़े समय के लिए. थोड़ा शिफ्ट करते हैं आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के सर्विसेज कंपनी के ऊपर. आपको तो पता है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज अल्ट्रा HNI इसको सर्व करती है. मतलब बड़े बड़े क्लाइंट को इनके मॉडल पोर्टफोलियो होते हैं वो उनको बेचते हैं, और वहाँ से जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आती है वहाँ से वो पैसे कमाते हैं. सिंपल बिजनेस मॉडल है. लेकिन अल्ट्रा HNI बिजनेस मॉडल का एक फ़ायदा है कि अगर मान लो कि कोई एक फंड इनके यहाँ पर अच्छा कर गया, इनकी एक रिसर्च टीम होती है जिनके थ्रू वो बहुत सारा दे रिसर्च अबाउट वेरियस इक्विटी मॉडल पोर्टफोलियो बना के इनको बेचते हैं, और डेट फंड में हो गया, इक्विटी फंड में अपने क्लाइंट को वो दिलाते हैं और इनको मेंटरिंग करते हैं. इसीलिए इनके रीजनल मैनेजर्स होते हैं जो इन क्लाइंट को सर्व करते हैं. आप अगर देखोगे पिछले कुछ समय से इनके रीजनल मैनेजर्स में बहुत सारा तेज़ी से ऐड हो चुकी है. मतलब जितने ज़्यादा रीजनल मैनेजर बढ़ेंगे ये शो करता है कि बिजनेस आगे बढ़ चुका है, मतलब आगे बढ़ भी रहा है. Q3 के नंबर में आप देखोगे आनंद राठी में 29% की सेल्स की ग्रोथ की है और 33% की प्रॉफिट की ग्रोथ की है. ये इनको जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है आनंद राठी को वो प्रोडक्ट मिक्स चेंज की वजह से हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी डेट फंड की जगह इक्विटी फंड ले रहे हैं, और इक्विटी फंड अगर आप बेचोगे किसी क्लाइंट को तो वहाँ से पैसे आने की मतलब ज़्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू इक्विटी फंड में होती है, क्योंकि इक्विटी फंड है जो आगे बहुत तेज़ी से ग्रो करता है. जितना ज़्यादा बिजनेस एनुअल लेवल के ऊपर ग्रो करेगा, इक्विटी फंड आपका ग्रो करेगा, उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू इनको आनंद राठी को मिलती है कंपेयर टू डेट फंड. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है. इक्विटी फंड जो है वो हाई मार्जिन वाला बिजनेस है और जो डेट फंड होता है वो लो मार्जिन वाला बिजनेस है. तो देयर इज अ शिफ्ट इन देयर मॉडल पोर्टफोलियो फ्रॉम दिस डेट फंड टू दी
टू द इम्पैक्ट लेवल ऑफ इक्विटी फंड, और जिसकी वजह से यहाँ पर इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। लेकिन वही है क्लाइंट एक्विजिशन जो है, अगर आपका पुराना अल्ट्रा HNI आपके पास क्लाइंट रहेगा, उसको आप नई नई चीज़ें बेचोगे और नया क्लाइंट एडिशन इनके पास हो रहा है, तो आई थिंक दे आर डूइंग बेटर। तो लेकिन इन्होंने कहा है कि सबड्यूड मार्केट कंडीशन, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया अपने कॉन कॉल में। इनकी जो लास्ट टाइम ग्रोथ थी वो 35 से 40% के रेंज में थी, लेकिन अभी इनका ग्रोथ का पैरामीटर 29% के ऊपर आया है। तो कहीं ना कहीं ये शोज़ कर रहा है कि आनंद राठी जैसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी भी थोड़ा बहुत कम कर रही है, कम हो रहा है इनका इनकी जो सेल्स के नंबर है वो थोड़ा बहुत ग्रो है, लेकिन ठीक ठाक, अभी भी ठीक ठाक है। अगर मुझे चूज करना हो इन दोनों में तो आई थिंक आनंद राठी इज अ बेटर प्ले, बट नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अनसब्सक्राइब करना। तो आनंद राठी इनकी जो पूरी टीम है वो भी अच्छी है एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। आगे जाते हुए इनका जो एट्रिशन रेट है, बिकॉज आप समझ लो कि RM जो है वो अल्ट्रा HNI को मैनेज करता है, ये RM छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चला गया तो अपने क्लाइंट भी उसके साथ लेके चला जाएगा, तो वहाँ पर एट्रिशन का रेट इंपॉर्टेंट होता है चेक करना। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा एट्रिशन का रेट है नहीं, या है ही नहीं है पूरा एट्रिशन का रेट, जिसकी वजह से कोई क्लाइंट इनको छोड़ के नहीं जा रहा है। और ये भी अपनी रिसर्च टीम की तरफ से बहुत सारे मॉडल पोर्टफोलियोज़ को, इक्विटी फंड पैरामीटर्स को इनके क्लाइंट को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से आनंद राठी में अभी भी ग्रोथ इंटैक्ट है। ये पूरी तरह से लिंक नहीं है जो FNO का गेम वहाँ पर हो रहा है। लेकिन कैपिटल मार्केट के जो सारे स्टॉक्स होते हैं वो नॉर्मली मार्केट जब पूरी तरह से चलता है वैसे वो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उसकी मार्केट में आप देखोगे 26,000 का निफ्टी अभी 23,000 के ऊपर आ गया है, सो देयर इज़ अ फॉल एंड देयर इज़ अ ब्रूटल फॉल, तो जिसकी वजह से बहुत सारे सेंटिमेंट्स मार्केट के ख़राब हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये जो आप इक्विटी में हो, कोई भी इंसान थोड़ा बहुत अपनी रोक लगा देता है अपनी जो नई इन्वेस्टमेंट है। तो इसको बहुत सारा आपको अवेयर करना पड़ता है लोगों को कि दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू बाय, बट इंसान है तो पैनिक बहुत जल्दी होता है, तो जिसकी वजह से इम्पैक्टनेस को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इन कंपनियों को आगे जाते हुए ट्रैक करना पड़ेगा। इन्होंने, मुझे लगता है आनंद राठी ने Q2 में अपने रेवेन्यूज़ के गाइडेंस को बढ़ाया था, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से उनका फ्लो जा रहा है रेवेन्यूज़ का, ये Q4 तक अपने रेवेन्यू नंबर जो उन्होंने पहले सेट किया था, जो रिवाइज किया था, उसको वो अचीव कर लेंगे बहुत ईजी तरीके से। सो आनंद राठी में मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं लगा, बट कैपिटल मार्केट के स्टॉक है तो मार्केट के साथ ही चलते रहेंगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एंड मार्केट के ऊपर एक ही नोट कहूँगा, track good companies who is giving the good Q3 updates and try to allocate some funds into those companies. Don't look at the past of Q2 because दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस एंजल वर्किंग का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, Q3 में बहुत ड्रास्टिकली खराब रिजल्ट आया है। सो यू नीड टू ऑलवेज कीप ट्रैकिंग द कंपनीज बिफोर यू इन्वेस्ट। तो कल्याण ज्वेलर्स के बारे में देखो, मैंने Q3 के अपडेट्स कहे थे, उसके बाद स्टॉक गिर गया है। देयर इज अ न्यूज अबाउट लाइक promoter frauds and kickback given to the mutual fund distribution agency. I'm not sure, I'm not speculating, but that's what in the news, and जिसकी वजह से कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में भी आपने बहुत समय से सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा है। 30-35% स्टॉक गिर चुका है ऊपर से। बट आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टैंड इज if the company is doing well in the business, then the stock value doesn't matter on a long term. So you need to always have a look onto their business update, and then you have to take a call. And also important factor is valuation. बहुत सारी इस मार्केट में जो गिरावट हो रही है, जो हाई वैल्यू स्टॉक थे वो बहुत तेजी से गिर रहे हैं। मुझे लगता है कल्याण ज्वेलर का स्टॉक 125 के PE के ऊपर था, अभी गिर के मुझे लगता है आज 87-86 के PE के ऊपर आ रहा है। तो मतलब नॉर्मली हाई वैल्यूएशन स्टॉक लेते समय आप 2 बार सोचना, क्योंकि हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन, लो ग्रोथ लो वैल्यूएशन, देयर इज अ डिफरेंट डायनामिक सिस्टम। यू नीड टू फाइंड in between to make sure that you will get a good stock to watch for. So hopefully you like my videos and like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।